नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ओके, और जिसकी आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है और सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो ज़रूर इसको देखिए। यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम इसको सीखने का प्रयास कीजिए। ये सब क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में और सब प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, गॉडगिल समिति की रिपोर्ट डैश से संबंधित है। जो पूरा नाम है माधव गॉडगिल, तो गॉडगिल समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? कुछ ऑप्शन आपको दिया गया है। बाघ संरक्षण मतलब टाइगर के कंजर्वेशन से, वेस्टर्न घाट के संरक्षण से, पश्चिमी घाट के संरक्षण से, क्लाइमेट चेंज से, या ओलिव रिडले के संरक्षण से। ओलिव रिडले क्या है? तो कछुआ है जो कहाँ मिलता है? तो भीतरकनिका नेशनल पार्क, चिल्का। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर? उड़ीसा में है। वहाँ पर ओलिव रिडले जो टोर्टोइज है, कछुआ है, वो मिलता है। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि गॉडगिल समिति की रिपोर्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यूपीएससी में भी एक बार पूछा गया है और उसके बाद वो ट्रेंड हो गया। जितना भी मतलब पीसीएस एग्जाम, स्टेट पीसीएस सभी ने पूछा है और बीपीएससी भी एक बार अपने पीसीएस में इसको पूछे हुआ है, तो हो सकता है आगे पूछा जा सकता है। तो गॉडगिल समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? पश्चिमी घाट के संरक्षण से। वेस्टर्न घाट अब पढ़े होंगे, जब कभी हम पढ़ते हैं पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, तो इस साइड को क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट कहते हैं, और इधर वाले को क्या कहते हैं? हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। तमिलनाडु के कोस्ट को हम दोस्त क्या कहते हैं? कोरोमंडल को। तमिलनाडु के कोस्ट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। केरल के कोस्ट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। और इससे ऊपर पश्चिमी घाट मतलब क्या? कर्नाटका का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है उसके आसपास को, या केरल के आसपास का जो क्षेत्र है उसी को पश्चिमी घाट कहते हैं। तो पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है गॉडगिल समिति। ओके, इसका रिपोर्ट अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए, थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। गॉडगिल आयोग को पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEEP के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक पर्यावरण अनुसंधान आयोग था। आयोग ने 31 अगस्त 2011 को भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। गॉडगिल समिति की रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट पश्चिमी घाट के संरक्षण से जुड़े हुए हैं। देखिए, दोनों, यहाँ सिर्फ गॉडगिल समिति पूछा लेकिन इसके साथ दोनों था। कौन कौन था? एक तो कस्तूरी रंगन समिति भी थे और गॉडगिल समिति, दोनों का रिपोर्ट मतलब पश्चिमी घाट के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। गॉडगिल समिति को पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के रूप में भी जाना जाता है। गॉडगिल समिति के अध्यक्ष माधव गॉडगिल थे। तो कभी कभी पूरा नाम से ही पूछ दिया जाता है कि माधव गॉडगिल समिति का किससे संबंधित है, या कभी डायरेक्ट आपको गॉडगिल पूछा जा सकता है। गॉडगिल कमेटी भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक पर्यावरण अनुसंधान आयोग था। ऑब्वियसली इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जो भारत का है उसने इसको नियुक्त किया था। आयोग द्वारा 31 अगस्त 2011 को भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी। गॉडगिल समिति ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 की धारा 3 के तहत शक्तियों के साथ एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण की सिफारिश की। गॉडगिल समिति का उत्तराधिकारी कस्तूरी रंगन समिति था। इसका जो सक्सेसर था कौन था? कस्तूरी रंगन समिति था। कस्तूरी रंगन समिति का प्रमुख कस्तूरी रंगन था और इसका गठन अगस्त 2012 में किया गया था। यह पश्चिमी घाट पर एक उच्च स्तरीय कार्य समूह था जो केंद्रीय मंत्रालय, राज्य और अन्य से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के मद्देनजर और एक समग्र और बहुविशेषज्ञ शैली में गॉडगिल समिति की रिपोर्ट की जांच करने के लिए था। कस्तूरी रंगन समिति ने खनन, उत्खनन और खनन नए प्रदूषणकारी उद्योगों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। तो ये कुछ उसके बारे में और डिटेल डाटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल और भी कुछ प्रोटोकॉल है, ये सब पूछा जाता है। लेकिन जो ज़्यादा पूछा जाता है आपको मॉन्ट्रियल और क्योटो प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील्स विथ, आप ऑप्शन देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे डील्स करता है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से, ग्रीन हाउस इमिशन से, जेनेटिक रिसोर्सेज से, या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन डिप्लेशन से। किससे? ओजोन डिप्लेशन, वो सभी चीज़ जो ओजोन को में डिप्लेशन करते हैं, ओजोन में क्षय करते हैं, उससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987 को ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कहाँ? मॉन्ट्रियल जगह है कनाडा में, वहाँ पर हुआ था। इसलिए 16 सितंबर को हम ओजोन डे भी मनाते हैं। 16 सितंबर को हम ओजोन डे भी मनाते हैं, ये भी ध्यान रखें। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील्स विद ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। देखिए,
Montreal Protocol is an international treaty adopted in Montreal on September 16, 1987 that aims to regulate the production and use of chemicals that contribute to the depletion of Earth's ozone layer. सर्टेन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस मतलब ओजोन में कौन कौन गड़बड़ी कर सकता है उसके उसमें मतलब ओजोन को दिक्कत, ओजोन में छेद जो होता है या ओजोन में गड़बड़ी कह सकते हैं, उसका नाश कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, किसके कारण हो सकता है? कुछ सब्सटेंसेज आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है CH3 CCl3 है। कुछ और देखिए, फ्यू मोर साइन ट्रीटीज आर, कुछ और जो ट्रीटीज साइंड हुआ है इस पे, इसको देखते हैं हम, ये सब पूछा जाता है। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जो भी ग्रीन हाउस गैस निकलता है, रिलीज होता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग आज बहुत ही मैसिव प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, क्लाइमेट चेंज इसके कारण एक बहुत बड़ा परिणाम है, तो वो है क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी ध्यान रखें। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्रीन हाउस गैस एमिशन से। नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये भी कभी कभी पूछा गया है, यूपीएससी में भी एक बार पूछा गया, इसको ध्यान रखें। जेनेटिक रिसोर्सेज से संबंधित है, मतलब अनुवांशिक संसाधन से संबंधित है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम, वहाँ भी एक कन्वेंशन हुआ था स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये किससे? तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, कम से कम ये चारों आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल और स्टॉकहोम कन्वेंशन, और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी से, कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज पास्ड? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, कभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पूछ लेता है, कभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछ लेगा, कभी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पूछ लेगा, तो ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब पास हुआ था? तो 1980 में, 1980 में, ध्यान रखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1980। देखिए यहाँ है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंटेक्टेड इन द ईयर 1986। इन्वायरमेंट पर्यावरण के बारे में पूछे तो वो 1986, यहाँ हम फॉरेस्ट के बारे में देखे हैं, लेकिन ये है आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1986। The main objective of this act is to provide the protection and improvement of the environment and far matter connected therewith। मतलब मेन इसका एम क्या था कि एक तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और जो भी इससे चीज़ जुड़े हुए हैं उसका भी प्रोटेक्शन करना है, और उसी के संदर्भ में कई और एक्ट जो अधिनियम पारित हुआ था। देखिए द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, सभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में। इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, संविधान में क्या क्या मतलब प्रोविजंस हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन में और किस में है? देखिए आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A में इसका प्रोविजन है, जो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड of the Indian Constitution deals with the protection and improvement of the environment and safeguarding of forest and wildlife। The state shall endeavor, मतलब राज्य को प्रयास करना पड़ेगा, the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। मतलब जो भी आपका इन्वायरमेंट है या वन्य जीव है, इसके संरक्षण के लिए आपको राज्य को ही प्रयास करना पड़ेगा आर्टिकल 48A के थ्रू। Clause G of the Article 51A of the Indian Constitution says that it shall be the duty of every citizen of India, ये भारत के प्रत्येक नागरिक का भी ड्यूटी है, कर्तव्य है, to protect and improve the natural environment including forest, lakes, river and wildlife, कि आप अपने आसपास के जितने भी फॉरेस्ट हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में जो भी है, चाहे फॉरेस्ट हो, लेक्स हो, रिवर हो, वाइल्ड लाइफ हो, उसका आपका मतलब देखभाल करना है। ये 51A क्या लिखा हुआ है? तो 51A में लिखा हुआ है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में लिखा हुआ है, जिसके अंतर्गत क्लॉज जी जो है, इसमें भारत के प्रत्येक नागरिक का भी ये दायित्व है कि वो अपने आसपास में जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट में इंक्लूड है, चाहे फॉरेस्ट हो, लेक्स हो, रिवर हो, वाइल्ड लाइफ हो, इसका प्रोटेक्शन करना आपका भी एक दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक समतापी प्राणी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। समतापी मतलब होता है होम्योथर्मिक। देखिए एक होता है पोइकिलोथर्मल, पूरा हमने लिखते हैं, आप ऐसे ही समझ लीजिए पोइकिलोथर्मल, और दूसरा होता है होम्योथर्मल। होम्यो मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म, उसको दो भाग में बांटा है, एक जो अपना जिसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बाहर का जो भी टेम्परेचर हो उससे उसके इंटरनल टेम्परेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको क्या कहते हैं? होम्योथर्म। तो इसमें कौन कौन आता है? इसमें मेमल्स,
और दूसरा आता है एव्स। मेमल्स मतलब स्तनधारी, जितना भी स्तनधारी मेमल जीव हैं वो मेमल्स आते हैं होम्योथर्मिक में। और एव्स मतलब पक्षी। पक्षी और स्तनधारी जीव किस में आते हैं? होम्योथर्मिक में। मतलब इसका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, आप समझें, इसका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे मेमल्स, हम लोग तो मेमल से अपने पर लेके देखें, प्रचंड ठंड क्यों ना आ जाए, प्रचंड ठंड क्यों ना आ जाए, बहुत भयंकर वाली ठंड क्यों ना रहे, हमारा जो अगर कोई हेल्दी ह्यूमन बीइंग है तो 37 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रहेगा, बॉडी टेम्परेचर। अगर आप नापे तो बाहर कितनी भी ठंडी क्यों ना हो या बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। यदि कोई ऑर्गेनिज्म हेल्दी है तो, मैमल्स कोई हेल्दी है तो, सेम बर्ड्स में भी होता है। बर्ड्स भी अपना जो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट करके रख पाता है, तो इसको कहते हैं होम्योथर्म या समतापी। लेकिन जो पोइकिलोथर्म होता है, इसके अलावा जो भी आपका एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, फिशेज हो गया, पाइसेज एम्फीबियन रेप्टाइल, या उसे लोअर कॉर्डेट जो भी है, जो भी लोअर कॉर्डेट है या नॉन कॉर्डेट है, आपका आर्थ्रोपोडा हो गया, एनेलिडा हो गया, मलस्क हो गया, ये सब जो स्नेल जिसमें पढ़ते हैं, आर्थ्रोपोडा, अर्थवॉर्म वगैरह जो पढ़ते हैं, ये सब क्या है? पोइकिलोथर्मल है। मतलब उसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से डिपेंड करता है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा तो उसको बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा, वो उसको बियर नहीं कर पाएगा, टॉलरेट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो लोग हाइबरनेट कर जाता है। आप देखेंगे ठंड के समय आपको सांप नहीं दिखता है, ठंड के समय चींटी नहीं दिखता है, क्योंकि वो सब क्या है? वो सब आर्थ्रोपोडा है, लोअर कॉर्डेट उसको कह सकते हैं हम, उतना ठंड बियर नहीं कर पाता है। हम लोग तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो वो खुद को हाइबरनेट कर लेता है, उतना ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं हो पाता है टेम्परेचर, ठीक है। तो इसलिए समतापी प्राणी के बारे में पूछा है, देखिए तो कबूतर, पक्षी और जो मैमल्स है स्तनधारी हैं, जो भी पक्षी है और स्तनधारी जीव, ये सब क्या है? समतापी प्राणी हैं। अदरवाइज जो भी है सब क्या है? तो आपका पोइकिलोथर्मल है। मगरमच्छ हो सकता है, मेढक हो सकता है, मछली हो सकती है, ये सब क्या आपका? पोइकिलोथर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? अर्थ पर सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन है? तो जीव मंडल। कौन है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जीव मंडल है। देखिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जीव मंडल है। पृथ्वी पर जीव मंडल सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। जीव मंडल में पृथ्वी पर मौजूद सभी पारिस्थितिक तंत्र शामिल है। जीव मंडल में पृथ्वी पर जितने भी प्रकार का इकोसिस्टम है सब शामिल है, चाहे वो टेरेस्टेरियल हो, एक्वेटिक हो, नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, सब जीव मंडल के अंदर शामिल है। जीव मंडल पृथ्वी के उन हिस्सों से बना है जहाँ जीवन मौजूद है, ऑब्वियसली जीव मंडल में जहाँ पर लाइफ प्रेजेंट है। बायोस्फीयर पेड़ों की गहरी जैव प्रणालियों से लेकर समुद्री खाइयों के अंधेरे वातावरण तक, हरे भरे जंगलों और ऊंचे पर्वतों तक फैला हुआ है। जीवन जमीन पर, हवा में और पानी में मौजूद है। जीवमंडल के इन सभी क्षेत्रों को ओवरलैप करता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच जैविक समुदाय के जीवों का एक अंतःक्रिया है। स्थल मंडल पृथ्वी का बाहरी हिस्सा है जो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी हिस्से से बना हुआ है। एक बायोम वनस्पति और वन्य जीवन का एक बड़ा समुदाय है जो विशिष्ट जलवायु के अनुकूल है। ये आपका मतलब स्थल मंडल बायोम के बारे में आपका डेफिनेशन थोड़ा बहुत बता रहा है। बायोम के 5 प्रकार के हैं। बायोम 5 मुख्य प्रकार के हैं। जलीय बायोम हो सकता है, घास स्थल हो सकता है, मतलब ग्रासलैंड, फॉरेस्ट हो सकता है, डिजर्ट हो सकता है, टुंड्रा हो सकता है। ओके, एक्वेटिक हो गया आपका, ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो सकता है, डिजर्ट हो सकता है और टुंड्रा, इतने प्रकार के बायोम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चन आता है कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है अमूमन। आप देखिएगा, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पिन घाटी या पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो देखिए ये है हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। कुछ और देख लेते हैं उसके अलावा कौन कहाँ पर है। देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये ध्यान रखेंगे, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। इंद्रकिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। तो ये 4-5 आपका हिमाचल प्रदेश में है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में कौन कौन है? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, कई बार पूछा है, नामदफा मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखें, ये नेशनल पार्क है। लेटेस्ट नेशनल पार्क पूछ लेगा, भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन है? तो आसाम का दिहिंग पटकई। आसाम का जो दिहिंग पटकई नेशनल पार्क है वो भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है। पूछा है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको उसमें से बताना है कि यहाँ पर किसको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के रूप में जाना जाता है।
वायुमंडल में किसको यहाँ पर हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट के रूप में जानते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट, द्वितीयक प्रदूषक के रूप में हम किसको इसमें से जानते हैं? ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहले तो आपको प्राइमरी पोल्यूटेंट और जो प्राथमिक प्रदूषक है और जो द्वितीयक प्रदूषक उसके बीच में डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, दोनों का अर्थ पता होना चाहिए। जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है, देखिए दोस्तों, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट मतलब ऐसा पोल्यूटेंट जो इन्वायरमेंट में एज इट इज़ कहीं से रिलीज हो रहे हैं, और ठीक। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट, जो भी प्राइमरी पोल्यूटेंट है उसके रिएक्शन से वो आपस में खुद रिएक्शन करता है और उससे जो नया प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट। देखिए जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, आप फॉसिल फ्यूल जलाएं, फॉसिल फ्यूल आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है आपका फॉसिल फ्यूल है। जैसे मान लेते हैं पेट्रोल ही, बहुत सारा जो मोटर व्हीकल पेट्रोल से चलता है, उसके इमिशन से, उसमें से जो निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, ये सब निकलता है। ये तीनों तो आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट ही है। सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों किससे निकलता है? तो आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट, चाहे आप पेट्रोल के जलने से, कोयला के जलने से, ये सब निकलते रहता है, ठीक है। यदि इसके रिएक्शन से, लेकिन ओजोन डायरेक्ट किसी के मतलब इमिशन से नहीं निकलता। ओजोन डायरेक्ट, ओजोन प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है, ध्यान रखिए, ओजोन प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है, ओजोन रिएक्शन से बनता है। कोई प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन से ओजोन बनता है, तो ओजोन क्या हो गया आपका? सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कौन प्राइमरी पोल्यूटेंट या कौन सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो जो डायरेक्ट निकले इन्वायरमेंट में वो आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट हो गया, जो रिएक्शन से बनता है उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। देखिए, एक प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पोल्यूटेंट, एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी स्रोत से सीधे उत्सर्जित होती है, किसी सोर्स से डायरेक्ट रिलीज होता है, उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी पोल्यूटेंट कहेंगे। जबकि एक द्वितीयक प्रदूषक तब बनता है जब प्राथमिक प्रदूषक वायुमंडल में प्रतिक्रिया करते हैं। अच्छे से इसका डेफिनेशन ध्यान रखें, तब क्वेश्चन आप कर पाएंगे। डेफिनेशन से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे ही एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा। प्राइमरी पोल्यूटेंट किसको कहेंगे? जो डायरेक्ट सोर्स से रिलीज हो रहा है, जो डायरेक्ट किसी सोर्स से रिलीज हो रहा है उसको प्राइमरी पोल्यूटेंट कहेंगे। जैसे हम आपको मोटर व्हीकल वाला एग्जांपल दिए कि फॉसिल फ्यूल के, जीवाश्म ईंधन के जलने से आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट रिलीज होता है। जैसे इसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट है, डायरेक्ट रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, ओके। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट, जो भी प्राइमरी पोल्यूटेंट है, तीन नहीं है, तीन से बहुत ज़्यादा प्राइमरी पोल्यूटेंट है, और भी बहुत सारा हो सकता है। उस सभी के रिलीज, मान लीजिए किसी किसी के रिएक्शन से कोई नया प्रोडक्ट बनता है, उसको क्या कहते हैं? हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। ओजोन, देखिए ओजोन द्वितीयक प्रदूषक है। ओजोन कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट का उदाहरण है, क्योंकि यह तब बनता है जब हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड सूरज की रोशनी की उपस्थिति में संयोजित होता है। देखिए ये कब बनता है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन है और नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तब क्या बनता है? ओजोन बनता है, ओके, ध्यान रखें। तो ओजोन रिएक्शन से बन रहा है, इसलिए ओजोन क्या हो गया? सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गया। और कार्बन मोनोऑक्साइड हमेशा ध्यान रखें क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सा बाघ अभयारण्य डैश में स्थित है? बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। कुछ और देखिए, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है? बिहार का तो कम से कम ध्यान रखें। देखिए बिहार में आपका वाल्मीकि बाघ अभयारण्य बिहार में है, राजगीर वन्यजीव अभयारण्य और विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य, ये आपके बिहार में है। ये तीन बाघ अभयारण्य जो टाइगर रिजर्व बिहार में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य, ये तीनों बिहार में है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन है? अचन कमार वन्यजीव अभयारण्य, इंद्रावती बाघ अभयारण्य, नामती जंगली भैंस वन्यजीव अभयारण्य, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास। देखिए गुरु घासीदास जो छत्तीसगढ़ का है वो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व, 53वां टाइगर रिजर्व है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट में कि भारत का नवीनतम या भारत का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो गुरु घासीदास। गुरु घासीदास भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। झारखंड में सिंहभूम हाथी अभयारण्य, सिंहभूम जिला झारखंड का ही जिला है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, ये सब कहाँ पर? तो झारखंड में है। एक तो आपका गुरु घासीदास वाला हम बता ही दिए, 53वां टाइगर रिजर्व है। 53वां क्या हो गया आपका? 53वां टाइगर रिजर्व आपका गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है। 52वां क्या है? तो 52वां है रामगढ़ विषधारी। 52वां भी ध्यान रखें, पूछ सकता है। 52वां जो है रामगढ़ विषधारी है। रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर? बूंदी राजस्थान।
अच्छे से सुनिए, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी राजस्थान में, यो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। ओके, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेटेस्ट का है। तो ये कुछ क्वेश्चन था आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित। सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और हो सकता है कि आगे भी पूछा जाए, तो अच्छे से इसको देख लें, हो सकता है तो नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी तैयारी को बढ़ाते रहें, क्योंकि बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर 5 महीना तो लगभग हो चुका है। जनवरी में इसका फॉर्म फिल हुआ था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगभग मई तो एंड हो चुका है और जून आने वाला है। तो अब हमें उम्मीद है कि एग्ज़ाम होने की संभावना हो सकती है, नहीं तो आगे बात किया जाएगा, बीपीएससी ऑफिस में बात किया जाएगा कि कब इसका एग्ज़ाम होगा और हम लोग भी कुछ ट्विटर पे इसको ट्रेंड कराने की कोशिश करेंगे। ओके, तो तब तक अपनी तैयारी को और मजबूती दें, बैठे ना रहें, तैयारी करते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। जितना जहाँ से भी मटेरियल मिल रहा है, पेपर 2 का तो मटेरियल आप यूट्यूब पर अच्छे से अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमने भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर जाके। और पेपर 1 आपका जीएस है, जीएस को जितना ज़्यादा पढ़ें आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।